वाले हैं इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड राइडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इसके लिए हम कुछ एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं। देखिए बच्चे, अभी मैंने बात करी थी कि N1 दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट। इसी तरीके से बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं। इनको डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा और क्लियर कंसेप्ट जब हम बोहर करेंगे बच्चे, एनर्जी जो मैं बताऊंगी मतलब इन सब की, वो बोहर के मॉडल के में जब हम स्टडी करेंगे तो वह हम बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। आप ये भी देखना, जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो ये जो एनर्जी लेवल होता है उनका डिफरेंस कम होता चला जाता है। वो सब बोहर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस जो होता है वो कम होता चला जाता है। और लास्ट तक जब आप मूव करते हैं तो ये जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करना शुरू कर देती है, मतलब इनका एनर्जी डिफरेंस जो है धीरे धीरे ना के बराबर होता चला जाता है, ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है। N2, N3, N4, N5, N6, N7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मीन्स हमने बात करी थी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को क्या करता है, कहीं से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या करता है, खुद के लेवल से, ये मान लिया इसका ग्राउंड स्टेट है, कहाँ पर चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया हुआ था N7 में। ठीक है, वहाँ से क्या कर रहा है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है N1 पर, यहाँ से भी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से भी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से भी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो सब केसेस में हम ये देख रहे हैं कि हर एक एनर्जी लेवल से, इनफाइनाइट लेवल से जो इलेक्ट्रॉन्स है जहाँ पर भी गया हुआ था वो एनर्जी रिलीज करके क्या करता है, अपने ग्राउंड स्टेट पर आता है। तो इसी के लिए बच्चे हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम दिखा, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यहाँ पर ऐसे बहुत टाइप की रेडिएशंस यानी कि बहुत टाइप की वेवलेंथ ऐसे ऑब्टेन हो रही थी इस तरीके से। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम था। होता तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट उसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ्स ऐसे ऑब्टेन हो रही थी अलग अलग टाइप की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो मीन्स जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया होगा तो इतनी वेवलेंथ की एनर्जी छोड़कर आया होगा। तो यही वेवलेंथ यहाँ पर ऑब्टेन हो रही थी, ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ, ये वाली अलग अलग टाइप की वेवलेंथ। तो ये वाली वेवलेंथ जिनमें N1 जो होता है वो हमेशा 1 हो, N1 क्या हो, 1 हो। और इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से एक्साइट होके, मीन्स N2 जो है वो क्या हो, दैट मे बी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी, कुछ भी हो। ऐसी सीरीज दैट वाज डिस्कस्ड बाय या डिस्कवर्ड बाय द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने नोन एज लाइमन। क्या नाम था, लाइमन। इसीलिए इस सीरीज को क्या बोला बेटा, लाइमन सीरीज। ये जो सीरीज थी, ये जो वेवलेंथ थी हाइड्रोजन में, उन वेवलेंथ को लाइमन नामक साइंटिस्ट ने बाय द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। उन्होंने इस एरिया को एनालाइज किया और उन्होंने बताया कि अलग अलग एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट पर आता है, N1 पर आता है, तो जो सीरीज ऑब्टेन होगी उसमें ये वेवलेंथ के कलर होंगे। और क्योंकि वेवलेंथ जो खोजी थी या ये जो एरिया डिस्कवर किया था वो लाइमन ने किया था, इसलिए सीरीज को क्या नाम दे दिया, लाइमन सीरीज। ठीक है, सिमिलरली अगर हर जगह से एक्साइट हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएं, टू सेकेंड लेवल, यानी कि N यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर N1 जो है वो क्या है, 2, और जो N2 है वो क्या है बेटा, 3, 4, 5। इससे ऊपर वाला नीचे से तो ऊपर एक्साइट होकर ही जाएगा, मतलब ऊपर से ही आ सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑब्टेन हुई ये थी हमारी लाइमन सीरीज। ये वाली जो सीरीज थी दैट वाज डिस्कवर्ड बाय बाल्मर, इसलिए इस सीरीज को क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। और ये जो सीरीज थी बेटा, बाल्मर की जो सीरीज थी, बाल्मर सीरीज, ये सीरीज विजिबल रीजन के अंदर लाई करती थी। किसके अंदर लाई करती थी, दैट लाई इन द विजिबल रीजन। फिर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन वेरियस लेवल से कहाँ पर लाई करे, N3 पर आ जाए, तो इसको बोला पाश्चन सीरीज। जो थर्ड वाली थी इसको क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड पाश्चन सीरीज। ठीक है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन वेरियस लेवल से कहाँ पर आ जाए, N4 पर आ जाए,
ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट क्या है इसके केस में, N1 क्या है बच्चे 3 और N2 क्या है, इट में बी 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं। अगर N1 क्या हो 4 और N2 क्या हो 5, 6, 7 एंड कुछ भी हो, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट सीरीज, ठीक है ना। तो ये जो फोर्थ थी इस सीरीज का नाम क्या था, ब्रैकेट सीरीज, क्योंकि ब्रैकेट नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। फाइनली अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लाई करे, हाइयर एक्साइटेड स्टेट से N5 पर आ जाए, मतलब N1 क्या हो 5 और N2 क्या हो 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो, तो इसको बोलते हैं फंड सीरीज। और इसके बाद एक और सीरीज है जब N1 6 हो, उसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या बताया कि बेटा जब हाइड्रोजन को किसी डिस्चार्ज ट्यूब में लेकर और इस हाइड्रोजन के ऊपर इसको क्या किया गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया गया और इससे निकलने वाली रेडिएशन को स्पेक्ट्रोस्कोप में स्टडी किया गया या उसका स्पेक्ट्रम निकाला गया, तो उसका स्पेक्ट्रम ऐसा था। मीन्स यहाँ पर कुछ रेडिएशन, यहाँ पर कुछ रेडिएशन, इस तरीके की बहुत सारी रेडिएशंस वहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही थी। इमिशन स्पेक्ट्रम भी आप देख सकते हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी देख सकते हो, दोनों ही सेम होंगे, फ़र्क सिर्फ वही होगा जो अभी मैंने डायग्राम से आपको बताया था। तो यहाँ पर जो ये वाली रेडिएशन थी बेटा, जिसको लाइमन ने डिस्कवर किया, उन्होंने कहा था कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो इनफाइनाइट लेवल पर गया हुआ है, चाहे वो 7 पर, 8 पर, 9 पर, 1000 पर, 2000 पर या इन्फिनिटी लेवल पर, अगर वो वहाँ से रेडिएशन को छोड़ के कहाँ पर आ जाए, N1 उसके ग्राउंड स्टेट पर आ जाए, तो उस कंडीशन में अगर N1 1 है और N2 कुछ भी हो सकता है, 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी इन्फिनिटी, ऐसी सीरीज को लाइमन ने डिस्कवर किया था, इसलिए कह दिया लाइमन सीरीज। तो ये जो सीरीज यहाँ पर ऑब्टेन हुई थी, इनके लिए N1 तो 1 था और N2 कुछ भी हो सकता है। फिर अगर ये जो रेडिएशंस थी ये कहाँ पर, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इन्फिनिटी से 6, 7, 5, 4 कहीं से भी, अगर इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है 2 है, मतलब सेकंड लेवल से ये पहले गया था जंप करके और वापस सेकंड में ही आ गया। मीन्स K से गया था K में वापस आना है, L से गया था तो L में वापस आया है, M में गया था तो M से गया था तो M में वापस आया है। तो इसका अगर N2 N1 जो है वो सेकंड था, मतलब इसका ग्राउंड स्टेट सेकंड था, जहाँ पर ये पहले रहता था, जो इसका घर था, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया था। लेकिन वहाँ हमने कहा कि दिस इज़ नॉट हैप्पी, इलेक्ट्रॉन खुश नहीं होगा। अगर खुश नहीं होगा तो वापस आएगा अपने ग्राउंड स्टेट पर और कुछ रेडिएशन एमिट करके आएगा, इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन, इतनी वेवलेंथ की, इतनी। तो ये सारी की सारी वेवलेंथ जो थी वो यहाँ पर ऑब्टेन्ड हुई स्पेक्ट्रम में, तो इनको कह दिया गया दैट इज डिस्कवर्ड बाय बाल्मर, इसलिए कह दिया बाल्मर सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन N3 से एक्साइट होकर गया था और वापस N3 में आ रहा है कहीं से भी, तो उसको क्या बोल दिया, पास्चन, क्योंकि इसको पास्चन ने डिस्कवर किया था। N4 पे आ रहा है वापस कहीं से भी, तो उसको बोल दिया ब्रैकेट। 5 पर आ रहा है तो फिफन, अगर 6 पर आ रहा है तो N1 क्या होगी 6 और N2 क्या होगी 7, 8, 9, 10 कुछ भी, तो ऐसी सीरीज को क्या बोल दिया, हम्फ्री सीरीज। तो यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को निकालने के लिए बच्चे, राइडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, राइडबर्ग फॉर्मूला या रिट्ज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। तो उसकी हम बात करने वाले हैं। होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों इतनी सारी वेवलेंथ ऑब्जर्व होती हैं। देखिए आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर इतनी सारी रेडिएशन क्यों आ गई। देखिए बच्चे, हाइड्रोजन के पास एटम तो बिल्कुल एक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक होता है, लेकिन जब आपने यहाँ पर सैंपल लिया था वो हाइड्रोजन गैस का सैंपल था। अगर मैंने यहाँ पर 1 मोल भी गैस ली होगी तो 1 मोल में भी कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में, और इतने मॉलिक्यूल में 2 × एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और उन एटम्स में से सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। उस एक एक इलेक्ट्रॉन ने जब एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, किसी ने बहुत ज़्यादा, किसी ने उससे भी ज़्यादा, तो वो सब क्या हो गए होंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल पर कूद गए होंगे। और जब वो भाग तो गए एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, लेकिन वहाँ पर वो स्टेबल नहीं हुए, तो जब वो वापस रिटर्न करते हैं तब जो रेडिएशन निकलती हैं बच्चे वो हमें दिखाई देती हैं, या वो स्पेक्ट्रम में दिखाई
पड़ती हैं। और इसी स्पेक्ट्रम को अलग अलग लोगों ने, इतने सारे लोगों ने मिलकर स्टडी किया था। ये वाली रेडिएशन इन्होंने बताई थी, ये इन्होंने, तो इन्हीं के नाम पर क्या कर दिया, इन रेडिएशंस को नेम दे दिए गए, मीन्स इसको सीरीज़ को नाम दे दिए गए, लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पिफंड, इस तरीके से। तो ये सीरीज़ जो है, तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है, मैंने कहा था जो बाल्मर है वो विजिबल रेंज में लाई करती। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द इमेजिंग स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बनाने की कोशिश करिए। दिस इज़ लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पिफंड और हम्फ्री सीरीज़, जिसमें अगर हम बात करें रीजन, लाइमन जो है यूवी रीजन में लाई करती है और बाल्मर जो है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, मतलब 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। पार्शन, ब्रैकेट, पिफंड, हम्फ्री ये किस में लाई करती हैं, IR रीजन में लाई करती हैं। और इनके लिए मैंने लिखा है कि N1 हमेशा क्या होगा, अगर लाइमन है तो 1 होगा। बच्चे ये क्वेश्चन में आपको कभी कभी मिलेगा भी नहीं, सिर्फ आपको कह देंगे कि लाइमन सीरीज गिवन है, इलेक्ट्रॉन 5th उस पर चला गया, वहाँ से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा। तो आपको अज्यूम करना है, अगर लाइमन दिया हुआ है तो इसका मतलब N1 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 2 इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6 हमेशा। और ये जो होगा N2 हमेशा ग्रेटर देन, N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1। N2 हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, N1 से। 2, 3, 4, अगर ये 2 है तो 3, 4, 5, अगर ये है तो 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी, कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। फिर एक मीन्स ये क्या हुआ, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जिसमें अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस मिली थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया था, उसी के नाम पर इन सीरीज के नाम रख दिए गए, लाइमन सीरीज, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पिफंड। और इसी के साथ साथ इनकी वेवलेंथ निकालने के लिए जो राइडबर्ग थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला क्या कहलाता है, राइडबर्ग फॉर्मूला। राइडबर्ग फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दिस राइडबर्ग फॉर्मूला, इट इज न्यू बार, एक्चुअली में उन्होंने वेव नंबर के लिए निकाला था, और वेव नंबर क्या होता है, 1 वेवलेंथ, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। तो दैट इज इक्वल टू R(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2², जहाँ पर N1 क्या है, ग्राउंड स्टेट है, दिस इज ग्राउंड स्टेट, और N2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। हमने कहा N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1 होगा। जहाँ पर R क्या है, राइडबर्ग कांस्टेंट है, R इज इक्वल टू राइडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और आने वाले टाइम में हम ये डिराइव भी करेंगे कि ये कैसे होती है। अदरवाइज हमें सिर्फ वैसे तो कांस्टेंट की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होती है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं कि राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। यहाँ पर जो Z है बच्चे, वो Z क्या है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी स्पीसीज। देखिए अगर आप हाइड्रोजन लेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लेंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब ये हो जाएगा बच्चे, जैसे मैं कह दूँ हीलियम+1, हीलियम+1 का मतलब क्या हो गया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 निकल गया तो ये +1, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये हीलियम हाइड्रोजन जैसा हो गया। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए यहाँ पे Z² लिखते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। लेकिन बाकियों के लिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन के लिए Z लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो वहाँ पे फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये लिख ही लेते हैं सबके लिए, क्यों, क्योंकि Z हमें मालूम है हाइड्रोजन के लिए 1 है, बाकी लोगों जैसे लिथियम है, लिथियम को अगर मैं कह दूँ +2, तो लिथियम +2 का मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब यहाँ पे हमें Z लिखना पड़ेगा, लिथियम का Z, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ से वेव नंबर निकालकर क्या निकाला जा सकता है, लैम्डा डिटरमाइन किया जा सकता है, वेवलेंथ डिटरमाइन किया जा सकता है। ये फॉर्मूला राइडबर्ग ने दिया था, और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिट्ज, इसीलिए इस फॉर्मूले को रिट्ज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं, रिट्ज कॉम्बिनेशन रूल या रिट्ज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था, डिफाइन व्हाट इज रिट्ज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, रिट्ज कॉम्बिनेशन रूल या रिट्ज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला भी कहलाता है। वैसे ये राइडबर्ग फॉर्मूला यूजुअली कहलाता है, या रिट्ज राइडबर्ग फॉर्मूला कहलाता है। तो इस फॉर्मूले से बच्चे हम क्या निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, वहाँ से नीचे आया है, तो किस पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ वो रेडिएट करेगा। तो इस तरीके के 1-2 न्यूमेरिकल्स हम यहाँ से देखते हैं।
हैं। तो दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। व्हाई सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन फॉर हाइड्रोजन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन गैस है, गैस में बहुत सारे एटम्स हैं, वो एटम्स डिसोशिएट होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट पर जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ वो एमिट करेंगे वही वेवलेंथ यहाँ पर दिखाई देती थी, और उन्हीं वेवलेंथ को अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। तो लेट वी सी 1 और 2 न्यूमेरिकल डिपेंड। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर। एक होती है लिमिटिंग लाइन, एक क्या होती है लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन। एंड व्हाट इज लिमिटिंग लाइन? इफ n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर n2 इन्फिनिटी हो मीन्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके इनफाइनाइट लेवल पर चला जाए, इन्फिनिटी पर चला जाए, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रॉन की वो ज़ीरो होती है। यानी कि उस कंडीशन में मुझे n2 क्या लेना पड़ेगा? ज़ीरो लेना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हैं फाइंड वैल्यू फॉर लिमिटिंग लाइन, फॉर लाइमन सीरीज, फॉर बाल्मर सीरीज, किसी के भी लिए, तो उसको लिमिटिंग। तो लेट वी सी 1 और 2 न्यूमेरिकल कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन n5 स्टेट टू n2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। तो हमें मालूम है कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा विच इज इक्वल टू r 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, ये होता है। और अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की बात थी तो 1 का स्क्वायर खत्म ही हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, अभी अभी मैंने बात करी थी कि जो n2 होता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन n1। यहाँ पर इन्होंने कह नहीं रखा है, लेकिन हमेशा मीन्स 5 लेवल से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है। यानी कि एक्साइटेड स्टेट से n5 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है बच्चे? n2 पर आ रहा है। इसका मतलब n1 क्या हुई? 2 और n2 क्या हुई? 5। तो सिंपल रख दीजिए 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा, आर की वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, 1 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 5 का स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करेंगे 677 4 माइनस 25 आफ्टर सॉल्विंग 109,677, ये हो जाएगा बच्चे 100 और 25 माइनस 4 और ये बच गया 21 बाय में 100। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ये 23032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया? न्यू बार, और हमें चाहिए 1 ओवर लेमडा। तो बच्चे यहाँ से हम क्या करेंगे? न्यू बार अगर हमें जाना है तो लेमडा क्या हो जाएगा? 1 ओवर न्यू बार, जो कि कितना है? लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 ओवर 23,032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से बच्चे हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ से वेवलेंथ निकल जाएगी, और वेवलेंथ के बाद हमसे फ्रीक्वेंसी भी पूछी हुई है। मान लिया इसको सोल्व करने के बाद जो वेवलेंथ आ जाएगी वो कुछ भी आ जाएगी, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा प्लीज़, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमें मालूम है कि जो C होता है वो क्या होता है? न्यू इंटू लेमडा होता है। अब हमारे पास लेमडा है, हमें न्यू चाहिए, तो न्यू क्या हो गया? C बाय में लेमडा। तो यहाँ से बच्चे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद लेमडा हमारा यहाँ से निकल जाएगा, उसको हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी? वैल्यू लेमडा की रख के यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे हमसे ये भी पूछा हुआ है कि एक्चुअली में ये किस रीजन में लाई करता है। क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ था किस रीजन में। देखिए मोस्ट प्रोबेबली हमें ये ध्यान देना है, और तो बहुत ज़्यादा हमसे नहीं पूछेंगे, अगर रेडिएशन 400 नैनोमीटर से लेकर 700 या 760 नैनोमीटर के बीच में आती हैं तो वो विजिबल रीजन में लाई करेगा, मीन्स बाल्मर सीरीज में लाई करेगा। वैसे तो हमें यहीं से पता चल जाता है जब हमें N2 ये स्टेट देते हैं। N2 स्टेट का मतलब क्या होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज किस में लाई करती है? विजिबल रीजन में लाई करती है। तो आंसर तो यहीं से आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कई बार पूछ लेते हैं। तो यहाँ से जब आप वेवलेंथ निकालेंगे तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में है तो वो विजिबल रीजन है, अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है, अगर इससे कम है 400 नैनोमीटर से कम है तो कौन सी रीजन आ गई यहाँ पर? दैट इज यूवी रीजन आ गई, और उससे उधर आएगी 700 से अबव आएगी तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाएगी। तो इसलिए है कैलकुलेट लेमडा यानी कि वेवलेंथ फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू N2 इज इक्वल टू 3। देखिए अभी मैंने आपको बताया था लाइमन सीरीज है तो सीधी सी बात है N1 क्या हो गया बच्चे? 1 हो गया,
मीन सिंपल कंसेप्ट है, R 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z² इज इक्वल टू 1/λ। न्यू बार निकालने की जरूरत नहीं, सीधा लैम्डा निकाल लेंगे, ये जो आएगा उसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चे N2 इक्वल टू 3, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। ये भी किसके लिए था, हाइड्रोजन, क्योंकि अगर किसी और के लिए होता, फॉर लिथियम होता तो मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिथियम का स्क्वायर कर देती, अगर हीलियम होता तो हीलियम के लिए यहाँ पे कर देती। मोस्ट प्रोबेबली 3 ही एटम आपको मिलेंगे, या हाइड्रोजन या लिथियम या कौन, हीलियम, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है। तो बच्चे यहाँ पर R वही है 109677, यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये तो खत्म ही हो गया। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा, इसको रिवर्स करके। तो इस तरीके के छोटे छोटे फॉर्मूला या छोटे छोटे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाऊंगी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करेंगे बहुत अच्छे से। कह रहा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है, यानी कि लैम्डा दिया हुआ है हमें बच्चे 300 नैनोमीटर है, ठीक है। फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, सोडियम मेटल के सरफेस पर ये गिरता है, मीन्स ये सोडियम है, इसकी सरफेस पर 300 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो पड़ती हैं, तो कहता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, विच इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी बताइए नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम एटम। मीन्स हमसे क्या पूछा हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी चाहिए, व्हाट इज मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। वो भी बताइए कि कितनी वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी, मतलब किस वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ पर डालें कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। देखिए ये तो फालतू वेवलेंथ थी, क्यों, क्योंकि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है। तो बच्चे हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू, जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें दिया था, और हमने कहा था कि E इक्वल टू hc बाय लैम्डा करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आप निकालिए बच्चे एनर्जी, एनर्जी हमारे पास आ गई, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, C की एनर्जी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा हमें गिवन है बच्चे 300 नैनोमीटर, ठीक है। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इस सारे को सोल्व करने के बाद मीटर में कन्वर्ट कर लें 10⁻⁹ मीटर। तो इस सारे को सोल्व करने के बाद ये जो आंसर आता है बेटा वो आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले इसको यहाँ लिख दिया था। 6.626 इंटू 10⁻⁹ जूल मीन्स एनर्जी जो आई है वो है इतनी, ठीक है। अब बच्चे आ जाइए, हमारे पास एक फॉर्मूला था क्या, कि E इज इक्वल टू E0 प्लस हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी। याद होगा ना आपको, हमने कहा था कि क्या है, जो लैम्डा होता है h न्यू, वो किसके बराबर होता है, h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और ये h न्यू क्या होती है, ये एनर्जी ही तो होती है। E इज इक्वल टू h न्यू मीन्स एनर्जी जितनी आपने एमिट करी है दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मीन्स अब हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हमारे पास ये टोटल एनर्जी है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये है। तो क्या मैं ऐसे कर दूँ कि E0 इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल कर देंगे, यहाँ से हमारी E0 निकल जाएगी। लेकिन बेटा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की थी, अगर यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये अगर एक फोटोन की होती, कितने फोटोन की, एक फोटोन की होती, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकती थी, ये फॉर्मूला लगा के और यहाँ से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकती थी। बट रिमेंबर दिस बेटा, यहाँ पर जो ये एनर्जी गिवन है दिस इज नॉट फॉर 1 फोटोन, ये जो एनर्जी है वो 1 मोल की एनर्जी है, मीन्स दिस इज द एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन। इसका मतलब मुझे यहाँ से
पहले या तो मुझे इसको एक फोटोन में चेंज करना पड़ेगा, या मेरी ये जो एनर्जी आई है ये तो एक फोटोन की एनर्जी है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो किसके लिए है, दिस इज फॉर 1 फोटोन। मैं इस एनर्जी को किस में चेंज कर लूँ, 1 मोल ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लूँ। अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो एन फोटोन यानी कि 1 मोल फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय में 6.022 इंटू 10⁻23। समझ आ रही है ना बेटा, मैंने इसको इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। लेकिन ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी गिवन क्वेश्चन में, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल ऑफ फोटोन मीन्स ये तो है एवोगेड्रो फोटोन की एनर्जी, ये है एक की। तो क्या मैं एवोगेड्रो में से अगर एक की घटा दूँ तो क्या मेरा आंसर सही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। या तो आप इस एनर्जी को एक के लिए कन्वर्ट कर लीजिए, या आप इसको एवोगेड्रो के लिए कन्वर्ट कर लीजिए 1 मोल के लिए। तो हमने कह दिया कि अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो एवोगेड्रो फोटोन की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय दिस। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो एनर्जी आएगी बच्चे, ये आएगी 3.99 इंटू 10⁻, आएगी 3.99 इंटू 10⁵ जूल्स पर मोल, इसको कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, अब ये भी 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है 1 मोल ऑफ फोटोन की। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्या चाहिए, E नोट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, E नोट इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए E हमारी कितनी है बच्चे, 3.99 इंटू 10⁵ माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.68 इंटू 10⁵ जूल्स पर मोल, दोनों में। अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो आफ्टर माइनस ये आएगा 2.31 इंटू 10⁵, दैट इज जूल पर मोल, दिस इज जूल पर मोल। मीन्स ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, नॉट फ्रीक्वेंसी सॉरी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी 1 मोल ऑफ फोटोन को चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है टू मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फोटोन, मीन्स एक फोटोन के लिए। अब अगर 1 मोल को हटाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी चाहिएगी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, दैट विल बी इक्वल टू 2.31 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय में 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों, क्योंकि अगर 1 को हटाने के लिए इतनी चाहिए तो इतने सारों को हटाने के लिए इतनी चाहिए, तो 1 को कितनी चाहिए, दिस डिवाइडेड बाय में दिस, क्योंकि ये तो किसकी है, 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी है। हमें किसकी चाहिए, 1 फोटोन की। तो 1 फोटोन की एनर्जी जो आएगी यहाँ से कैलकुलेशन के बाद, ये आएगी बच्चे 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो दैट इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय 1 फोटोन टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए 1 फोटोन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए। वापिस देख लीजिए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होता, ये जूल होता, सिर्फ मोल नहीं होता, मीन्स 1 फोटोन की एनर्जी अगर ये होती तो हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1 मोल की दी हुई थी, यहाँ से मेरी E इज इक्वल टू एच न्यू जो एनर्जी निकलती है वो 1 फोटोन की एनर्जी है, क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम कहती है कि 1 फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होती है और न्यू c/λ के बराबर होता है। तो वहाँ से मेरी जो एनर्जी 1 फोटोन की निकलती है, तो हमने 1 फोटोन की एनर्जी निकाल कर उसको 1 मोल के फोटोन की एनर्जी में चेंज किया। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी हमें 1 मोल की दी हुई थी। तो ये 1 मोल ऑफ फोटोन को निकालने के लिए जो नॉर्मल एनर्जी चाहिए और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से हमने मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल दी नोट, जो कि इतनी आई, और ये कितने की थी, 1 फोटोन की एनर्जी थी। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया बच्चे आंसर क्या, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, वेवलेंथ भी बताइए कि कितनी वेवलेंथ चाहिए। वापस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमें मालूम है E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है, c/λ होता है बच्चे। लैम्डा अगर हमें निकालना है h 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू हमारी है 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको सोल्व करने के बाद यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ
विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम एटम। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस यहाँ पे गड़बड़ थी, अदरवाइज क्वेश्चन तो फिर से सिंपल ही था। तो बच्चों ऐसे ही कुछ और कंसेप्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस